दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस मनोरंजक सत्य घटना के 6 एपिसोड हो चुके हैं। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको 7वां एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कई तरह की समस्याओं का सामना करके, जिनमें से एक आदमखोर बाघिन को मारना, फिर मुस्लिम गुज्जरों से मुलाकात होना, एक पुलिस वाले को उसकी आंख और मुंह को मैं पट्टी से उसको बांध के पेड़ से बांधना, आदि आदि के बाद इन लोगों ने डाकुओं से लूटी हुई राइफलें और कारतूस की पेटी को शामपुर थाने में इन लोगों ने रख दिया था और उसके बाद फिर वापस आ गए थे। और फिर बीच में जो कुछ घटा, बहुत सारी चीज़ें, वो मैं पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ। फिर फाइनली वन अधिकारी के साथ 6 मील की जीप यात्रा करके अपने कैंप के सामने पहुंचे और जीप से उतरकर वन अधिकारी साहब से टाटा बाय बाय यानी विदा लेकर अपने कैंप में आ गए थे। और फिर इसके बाद इन लोगों ने पूरा दिन आराम किया। यहाँ तक की घटना का विवरण मैं आप लोगों को पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ। अब हम चलते हैं इस सत्य घटना के अगले क्रम में, यानी कि अगले भाग में, मतलब अगले एपिसोड में, यानी कि इस 7वें एपिसोड में। चलिए, फिर अगले दिन ये मित्र मंडली आगे की यात्रा पर निकल पड़ी। बैलगाड़ी में सामान बांधकर उसे शंभू जी और वीर सिंह जी के साथ पहले ही विदा कर दिया गया था और उनको बोल दिया गया था कि यहाँ से लगभग 8 मील दूर हाथी घाटी नाम का जो जंगल पड़ता है, वो लोग वहीं कहीं किसी सही जगह पर कोई सही सी जगह देख लें और वहीं पे कैंप लगा लें। साथ ही उन लोगों से ये भी बता दिया गया था कि शाम के 4 बजे, जैसे ही 4 बजे, तो वो जहाँ पर भी हों, जिस लोकेशन में हो, वहाँ से वो 6 बार बिगुल बजा दें। बिगुल जानते होंगे आप लोग, बिगुल बजा दें। तो बिगुल की आवाज़ सुनकर इन लोगों को उन्हें खोजने में कोई ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, यानी कि ढूंढना नहीं पड़ेगा। आवाज़ सुन के उसकी दिशा में चले जाएंगे। इन लोगों के मन से अभी तक उन डाकुओं का जो ध्यान था वो नहीं हट रहा था। बार बार डाकू इनको याद आ रहे थे। इसलिए इनकी बड़ी इच्छा हो रही थी यार ये जानने की कि उसके कैंप की अब क्या हाल हो रहे होंगे, डाकुओं के कैंप के क्या हाल हो रहे होंगे, खासकर जो उनका सरदार था उसके, क्योंकि शायद वो पहला ऐसा डाकू होगा जिसके कैंप में खुद डाका पड़ गया था। उसके साथियों को घायल करके उनकी बंदूकें, गोलियां और चाकू वगैरह लूट लिए गए थे। तो कितना बौखलाया हुआ होगा वो। इसलिए ये लोग एक बार फिर उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे कि यार वो क्या कर रहा होगा, देखा तो जाए एक बार। तो इन लोगों ने क्या किया, जो मेन रोड थी, जो मेन मार्ग था, उसको छोड़कर ये लोग घासीराम स्रोत में घुस गए और वहाँ से लगभग आधा मील पीछे लौटकर, यानी कि फिर वापस लौटकर उसी वन में, जो कजली वन था जहाँ कैंप था, वहाँ जा पहुँचे। और वहाँ जाकर उस आंवले के पेड़ को ढूंढने लगे जिस पर ये चढ़कर इन्होंने डाकुओं के कैंप को देखा था पहले। तो थोड़ा खोजबीन करने के बाद इन्हें वो पेड़ दिखाई पड़ गया। अब ये लोग उस पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ से जब इन्होंने डाकुओं के कैंप की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, यानी कि उस तरफ देखा, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। डाकुओं ने अपना कैंप हटा लिया था। अब वो लोग कहीं और अपना चले गए थे, कहीं और उन्होंने कैंप कर लिया था। वो समझ गए थे कि अब इस जगह पर रहना खतरनाक है। तो अब ये सब देख करके इन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि यार इतनी मेहनत बेकार चली गई, इतना लंबा चल के आए इनको देखने के लिए, अब जो सीन देखने के लिए आए थे वो सीन मिला ही नहीं। तो मूड खराब हो रहा था। पेड़ से उतर के ये लोग उस जगह पर गए जहाँ कैंप था। तो वहाँ पर हटाए गए तंबुओं के निशान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी 2 दिन पहले ही डाकुओं ने अपना कैंप वहाँ से हटा लिया है, क्योंकि कैंप हटाए हुए भी 2 ही दिन हुए हैं। अब कुछ था नहीं तो वहाँ रुकना बेकार था। तो अब इन लोगों ने वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब मौसम भी हल्का गुनगुना होने लगा था, मतलब जाड़ों में जो धूप आती है वो गुनगुनी लगती है, अच्छी लगती है। घास और पौधों पे जो वो उसकी बूंदें होती हैं वो भी सूखने लगी थी और जंगल में जीवन चिन्ह दिखाई पड़ने लगे थे। जीवन चिन्ह से मतलब है जैसे कहीं पे घास चरता हुआ कोई हिरन दिख रहा था,
या किसी सूखे नाले को पार करता हुआ कोई जंगली सूअर दिखाई पड़ जा रहा था। रास्ते के बीच में एक आध सूखे नाले भी पड़ रहे थे, गधेरे जिनको बोलते हैं। उनकी गुनगुनी गर्म रेत में चलना इन लोगों को बड़ा मतलब उससे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। इस बात का इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा था कि ये लोग अब तक कितना चल चुके हैं या चिल्ला से ये कितना दूर आ चुके हैं। हाँ, घड़ी की सहायता से कुछ अनुमान ये लोग लगा रहे थे कि जिस चाल से ये लोग चल रहे हैं और बीच बीच में जगह जगह पर ये रुक जा रहे हैं, जैसे आंवले के पेड़ पर रुक गए, फिर इस तरह से और भी कई जगह रुके, तो वो सब देख करके इनको ये आइडिया लग रहा था कि ये लोग करीब करीब 2 मील प्रति घंटा की चाल से चल रहे होंगे। घड़ी में उस समय 11:45 होता, यानी कि 11:45 बजे का टाइम था। इन लोगों का अनुमान था कि ये लोग चिल्ला कैंप से लगभग 8 मील की डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, 8 मील दूर आ चुके हैं। कुछ दूर और आगे चलने के बाद इन्हें एक जलाशय मिला, जिसके किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो सफ़ेद रंग की थी। पानी से पत्थर जो है सफ़ेद हो जाते हैं, जब लगातार पानी इन पर बहता है तो सफ़ेद हो जाती हैं। पहाड़ों के बीच से निकलकर आने वाली एक जलधारा इस जलाशय में गिर रही थी, एक वाटरफॉल सा बना रही थी, और यहाँ पर एक पानी का कुंड सा बनाते हुए, यानी कि यही जो जलधारा जो थी ये कुंड बनाती हुई फिर आगे बह जा रही थी। इस जगह पे एक पॉन्ड सा बन गया था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और जलाशय का पानी भी जो है बिल्कुल साफ था। पानी का ये कुंड करीब 15 फीट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। इस वाटर बॉडी का पानी इतना साफ था कि उसके जो तल में पड़े हुए रंग बिरंगे छोटे छोटे पत्थर थे और जो छोटी छोटी मछलियाँ थी वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, मतलब क्लियर सब देख रहे थे, ऐसे दिखाई पड़ रही थी। उस कुंड के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जिनकी छाया में बैठकर आराम किया जा सकता था। तो ये लोकेशन जो है इन लोगों को इतनी पसंद आई कि ये लोग वहीं पर रुक गए। इन्होंने कहा रुको यार। पहले तो इन्होंने कुछ देर वहाँ पे आराम किया, फिर अपना वो कुंड में जाके मुँह हाथ धोया और फिर उन्हीं चट्टानों में बैठकर खाना खाया और फिर वही आराम करने के लिए वहीं ज़मीन में लेट गए। अभी इनको आराम करते हुए आधा घंटा ही बीता होगा कि दूर से आती हुई एक आवाज़ इन्हें सुनाई पड़ने लगी। एक आवाज़ आने लगी इनके कानों में। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पशु बहुत तेजी से इनकी तरफ जो है दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी आवाज़ से इतना तो पता चल रहा था कि वो कोई हिरण, बारहसिंगा या कोई मतलब कोई छोटा मोटा कोई छोटा पशु नहीं है, क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये किसी भारी जानवर के पदचापों की आवाज़ थी। अब कौन सा जानवर भागता हुआ आ रहा है ये जानना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह की ज़मीन में वो भाग रहा था वो इतनी नरम और गुदगुदी थी कि उसके कारण पैरों की आहट से किसी सॉलिड निश्चय पर पहुंचना, यानी कि एक डिसीजन में पहुंचना बहुत मुश्किल था कि ये फलाना जानवर हो सकता है, फलाना जानवर, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इतना कन्फर्म था कि वो हाथी नहीं था। लेकिन ये जो जगह थी, ये जो लोकेशन थी, वो हाथियों के लिए बहुत उपयुक्त थी। इसलिए उस पशु को देखे बिना ये कह देना कि वो हाथी नहीं है, ये भी कुछ सही नहीं था। संभव था कि हाथी भी हो सकता था, कि लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ पे हाथी हो, ये कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। और फिर रास्ते ही हाथी घाटी का है। अब इन लोगों के मन में आया कि कहीं ये लोग किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाए, तो सभी लोग जो है आसपास के पेड़ों पर चढ़ गए और आने वाले पशु का इंतज़ार करने लगे। अब वो जो आवाज़ थी इनके बिल्कुल पास आ गई थी। फिर इन्होंने देखा कि झाड़ियों की ओर से एक ऊंचे से ऊंचा कद का एक सफ़ेद घोड़ा आ रहा है। उसे देख करके ये लोग एकदम से चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इन्होंने सपने में भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये जो दौड़ता हुआ जो भी पशु जो इनकी तरफ आ रहा है, ये पशु कोई घोड़ा होगा। इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। और वो भी कोई जंगली घोड़ा नहीं, बल्कि किसी का पालतू घोड़ा था, जिसकी पीठ में जो है चमड़े की जीन कसी हुई थी और जो उसकी लगाम थी वो ज़मीन पर लटक रही थी। उसकी पीठ खाली पड़ी हुई थी, उस पर कोई भी सवार नहीं बैठा हुआ था। इस वजह से इनका थोड़ा सा आश्चर्यचकित होना ये एक स्वाभाविक था। घने जंगल के बीच में बिना सवार का घोड़ा दौड़ते हुए चला आया
अब तक इन लोगों के समझ में आ गया था कि ये घोड़ा किसी ऐसे अभागे शिकारी का है, अभागा ही कहूँगा, अभागे शिकारी का है जो किसी दुर्घटना से, जिसको दुर्घटना हो गई है और वो इसकी पीठ से गिर पड़ा है। लेकिन प्रश्न ये उठता था कि अगर इसके सवार के ऊपर कोई विपत्ति आई थी, कोई परेशानी आई थी, तो ये अपने मालिक को अकेला छोड़कर इधर क्यों भाग के आ गया है। फिर तुरंत इनके दिमाग में एक बात और आई, क्योंकि यार कई बार देखा गया है कि अपने मालिक को किसी प्रॉब्लम में या किसी मुश्किल में देखकर अक्सर जो ये पालतू जानवर है पहले तो उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। अगर लगता है कि ये सेव नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत दूर तक निकल जाते हैं और वहाँ से मदद लाने की कोशिश करते हैं, हेल्प लाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये घोड़ा भी किसी मदद की आशा से कोई उम्मीद लगा के इस तरफ आया हो, और जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था घोड़ा, उसे देखकर इनका अनुमान जो है वो, इनको लग रहा था कि यार हम सही सोच रहे हैं, ये किसी मुश्किल में इधर आया हुआ है। क्योंकि वो घोड़ा अब आगे ना जाकर वही जलाशय के पास रुक गया था और इधर उधर गर्दन उठाता, कभी इधर उधर भटकता और फिर बहुत व्याकुल होकर के वो हिनहिना रहा था, जैसे मतलब कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन मजबूर है, आवाज़ नहीं है, तो मतलब हिंदी ज़ुबान नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ कहना चाह रहा है। अब इस मित्र मंडली में कुमार जी बड़े अच्छे घुड़सवार थे, तो श्रीनिधि जी ने कुमार जी को आवाज़ दी और बोले, अरे कुमार, तुम जल्दी से यार पेड़ से उतरो और इसकी पीठ में बैठ जाओ और देखो ये तुम्हें किधर लेकर के जाता है, घोड़ा किधर ले जाता है तुम्हें। कुमार जी ने सुना तो वो तुरंत पेड़ से नीचे उतर आए और घोड़े की पीठ पर सवार हो गए, यानी कि घोड़े पर बैठ गए। इसी बीच ये लोग भी पेड़ से नीचे उतर आए थे। घोड़ा अपनी पीठ में कुमार जी को बैठाकर उस दिशा की तरफ भागने लगा जिस दिशा से वो आया था, और उसके पीछे पीछे ये मित्र मंडली के सदस्य भी, जो इनका सामान वामान था सब वहीं छोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहा यार क्या बात होगी, जाके देखें यार, सामान तो यही है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन इन्हें कोई ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ना पड़ा, करीब आधा मील दौड़कर ये जो घोड़ा था एक जगह पर रुक गया। वहाँ पहुँचकर देखा तो एक बड़ी मजबूत कदकाठी का एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी दाहिनी जांघ से भलभला के खून बह रहा था। उसके घाव को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस व्यक्ति पर किसी जंगली सुअर ने आक्रमण करके इसे घायल कर दिया है। पास ही एक भाला भी पड़ा हुआ था। उसकी स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो सुअर है उस पर भाला फेंकते समय शायद उस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ गया होगा, वो डिसबैलेंस हो गया होगा और घोड़े से नीचे गिर गया होगा। शेखर जी, क्योंकि वो तो डॉक्टर थे, तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को फर्स्ट एड दिया, जो वो कर सकते थे उस टाइम वो किया। फिर बांसों की एक बेड बनाया गया, एक शैया बनाई गई, उस पर घास वगैरह बिछा करके, जो कुश जो घास होती है उसको बिछा दिया गया और उस व्यक्ति को उस पर लिटाकर ये लोग जलाशय की तरफ लौट पड़े। और जब भाले को देखा तो उसकी नोक जो होती है उसकी करीब 1 फुट तक जो है वो खून से सनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सुअर भी इस भाले के वार से अपने आप को बचा नहीं पाया होगा, वो भी इस तेज भाले के कारण बुरी तरह घायल हो गया होगा। अब जो भी हो, इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था, 2 बज गए थे और 3 घंटे के बाद अंधेरा हो जाना था, क्योंकि जाड़ों के दिनों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। सॉरी। इधर श्रीनिधि जी न जाने क्यों सुअर की तरफ से निश्चित नहीं हो पा रहे थे। वैसे तो कुमार जी घोड़े पर बैठे थे और वो लंबा भाला भी उनके हाथ में था, फिर भी न जाने क्यों श्रीनिधि जी को सबसे ज़्यादा चिंता कुमार जी की हो रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे घायल सुअर कहीं आसपास ही किसी झाड़ी में, कहीं झाड़ में कहीं पे छिपा बैठा हुआ है और हो सकता है घायल और गुस्से के कारण वो बदला लेने की कोशिश करे। तो सबसे ज़्यादा संभावना ये थी कि अगर वो आक्रमण करेगा तो सबसे पहले वो कुमार जी पर ही करेगा, क्योंकि कुमार जी एक तो वो उस घोड़े पर बैठे हुए थे जिस घोड़े ने उस सुअर का पीछा किया था, दूसरा भाला भी उनके हाथ में वही था जिससे वो
जंगली सुअर घायल हुआ था। तो पोजीशन कुछ ऐसी थी कि कुमार जी को, वो सुअर शायद कुमार जी को ही अपना दुश्मन समझता और उन पर अटैक कर देता, उन पर हमला बोल देता, आक्रमण कर देता, 100% कर देता। अब कुमार जी जो है घुड़सवारी तो बहुत अच्छी तरह जानते थे, मास्टर थे हॉर्स राइडिंग के, लेकिन उन्हें जो है भाला चलाना नहीं आता था। और श्रीनिधि जी सोच रहे थे कि अगर सुवर्ण ने हमला कर दिया तो क्या अपने धनुष बाण से वो कुमार जी की कुछ सहायता कर पाएंगे, क्योंकि ये तो धनुष बाण से ही चलते थे, लेके चलते थे, तो उससे ये कुछ हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि अपनी निशानेबाजी में, तीरंदाजी में इन्हें पूरा विश्वास था, लेकिन क्या वाकई में इस समय ये अपने ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि जंगली सुअर, खासकर एकड़ सुअर, उसका जो स्वभाव होता है ये उससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे। वो तेज निगाह वाला, बुद्धिमान और सामान्य श्रवण शक्ति वाला होता है, सुनने की शक्ति वाला। और घायल हो जाने की स्थिति में वो बहुत भयानक हो जाता है, बहुत भयानक। अपने शत्रु पर पलटकर वार करने में वो बिल्कुल नहीं झिझकता है कि भले ही शत्रु उससे कितना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी भरकम होता है, जंगली सुअर कितना भारी भरकम होता है, बड़ा भारी बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके अंदर कमाल की फुर्ती होती है, बहुत स्मार्ट होता है इस मामले में वो। यदि कोई शिकारी अकेले उसका शिकार करने के लिए जाए और पहली बार में ना मार पाए, तो फिर ये मान के चलिए कि वो खुद को उस सुअर के कोप से अपने आप को बचा नहीं सकता है। और यही कारण है कि कोई जो समझदार शिकारी होता है, जब जंगली सुअर का शिकार करने जाता है तो वो अकेले नहीं जाता है। या तो वो अपने साथ 3-4 कुत्ते रखेगा, कुत्ते घेर लेते हैं, या 3-4 विश्वसनीय अपने साथियों को अपने साथ लेके जाता है, जिन पे ये विश्वास करे कि अगर ये अटैक करे तो वो बचा सके। सुअर सोचता समझता नहीं है फिर कुछ। यही सब सोचकर श्रीनिधि जी ने कुमार जी को बोल दिया था कि अगर घायल सुअर तुम पर हमला करे तो तुम उससे लड़ने की कोशिश ना करना, बिल्कुल मत करना, बल्कि घोड़े को एड़ लगाना और तुरंत वहां से भाग निकलना। लेकिन शायद कुमार जी को खुद पर और अपने हाथों में जो भाला था उस पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया था, तो उन्होंने श्रीनिधि जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आफत को अपने गले में डाल दिया। मैं तो यही कहूँगा कि अपने गले में आ बैल मुझे मार कर लिया। हुआ ये, जब ये लोग करीब 1 फरलांग रास्ता तय कर चुके थे, अचानक ही दाहिनी तरफ की जो घनी झाड़ियाँ थी उसमें कुछ हलचल सी हुई और उसके बाद घुर्र घुर्र कुछ इस तरह की आवाज़ आने लगी। श्रीनिधि जी को जिस बात का डर था वही हो गया था। अब इनके जो दूसरे साथी थे वो उस घायल व्यक्ति को उठाकर थोड़ा आगे चले गए थे और कुमार जी और ये 2 ही लोग थे, मतलब कुमार जी के अलावा कोई दूसरा वहाँ पे था नहीं, श्रीनिधि जी और कुमार जी। श्रीनिधि जी जो है ये कुमार जी से थोड़ा पीछे और जितना संभव हो सके पेड़ों के पास रहते हुए चल रहे थे। अगर अनायास कोई घटना घट जाए तो ये तुरंत पेड़ पर चढ़ जाए। और जैसे ही इन्होंने घुर्र घुर्र की आवाज़ सुनी, ये बहुत तेज़ी से भागे और वहीं पास के एक पेड़ के तने पे, ये जो तना था ये ज़मीन पर कुछ तिरछा झुका हुआ था, उस पर चढ़ गए और चिल्लाकर कुमार जी से बोले, कुमार भागो, घोड़े को एड़ लगाओ, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, और ये सुअर पे भाला फेंकने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि कुमार जी को अपने आप में और अपने भाले पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया था, इसलिए वो भाला खींचकर सुअर पर वार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। जी मारी मैं तो कर ही लूँगा शिकार। अब इस स्थिति को देखकर श्रीनिधि जी भगवान से प्रार्थना करने लगे और कोई चारा नहीं था इनके पास, तो ये भगवान अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, अब आप ही कुमार जी को बचा सकते हैं। हे प्रभु रक्षा करना, प्रभु माफ़ कर दो इसकी गलतियों को। तो अब कोई चारा ही नहीं था। और उसी समय ये सब जब देख रहे थे, एक भारी भरकम विशाल काय जिसको बोलते हैं, एक भूरे रंग का जंगली सुअर दिखाई पड़ा
उसके जो दाहिना कंधा था उससे खून की एक मोटी धारा बह रही थी, जिसके कारण उसकी दाईं टांग और छाती का कुछ हिस्सा पूरा लाल हो गया था। सूअर की जो थूथनी थी वो भी खून से सनी हुई थी। अब वो खून से सना हुआ जो सूअर था वो कुल मिलाकर इतना भयानक लग रहा था कि उसको देखकर तो कुछ मतलब श्री निधि जी की तक हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने हाथों में पकड़े हुए धनुष को उठाकर निशाना साध सके। तो सोचो कितना भयानक वो उस टाइम का मंजर रहा होगा। सुअर को देखते ही पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है और अब तुरंत घोड़े पे हमला करने वाला है। और हुआ भी वही, सुअर ने आक्रमण कर दिया। लेकिन घोड़ा वो भी बॉस बहुत समझदार था। सुअर ने जैसे ही उसके ऊपर अटैक किया, उसने तुरंत अपना पैतरा बदल दिया और अपने आप को उसके हमले से बचा लिया। लेकिन जो सुअर जिस स्पीड में आया था वो स्पीड को काबू में नहीं कर पाया और अपनी फ्लो में बहुत आगे तक निकल गया। फिर बड़ी कठिनाई से उसने अपने ऊपर काबू किया काफ़ी दूरी पे जा करके, क्योंकि जब एक भारी जीप दौड़ता हुआ फुल गैलप पे करता हुआ जाएगा तो कितनी दूर तक निकल जाएगा। वो इसके साथ भी हुआ। उसने अपने ऊपर काबू किया, खुद को रोका, पलटा और फिर घोड़े की तरफ लौट के दौड़ के आने लगा। लेकिन घोड़ा भी पूरी तरह तैयार था। वो सुअर की तरफ गर्दन घुमाए अपनी कनौती खड़ी की ऐसे कर देते ना, बिल्कुल पाँच टप टप पाँव चलाना शुरू कर देता है। बिल्कुल स्थिर और चुस्त आंखों से सुअर को इस तरह से देख रहा था मानो उससे कह रहा हो कि आ बेटा आ, झपट और आ, देख इस बार भी मैं तेरे हमले को कैसे बेकार करता हूँ, आजा बेटा आजा। घोड़े के अंदर एक मतलब एक कहना चाहिए एक कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा था, एक आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा था। उसके अंग अंग में एक ऐसी लहर दौड़ रही थी जिसे देखकर लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण सवार को लेकर हवा में उड़ जाएगा, सुअर देखता रह जाएगा। अब तक इधर श्रीनिधि जी भी संभल चुके थे और सिर्फ घोड़े के भरोसे कुमार जी को छोड़ने की अगर छोड़ दिया जाए तो ये मूर्खता होती। तो जैसे ही सुअर लौटता हुआ इनके पेड़ के पास से गुजरा और उधर कुमार जी उस पर भाला फेंकने की बेवकूफ़ी करते से पहले इन्होंने क्या किया, धनुष में तीर को फंसाकर अपने कान तक खींचा, सुअर पर निशाना साधा और एक तेज बाण उस पर छोड़ दिया। निकला तीर से, धनुष से तीर स्पीड के साथ, अचूक निशाना और बाण जो है सीधा सुअर के दिल में जाके घुस गया। उसके जो हार्ट था उसमें अंदर तक घुस गया। अब सुअर 4-6 कदम तक तो लड़खड़ाया यूं करके जैसे होता है और उसके बाद वहीं गिर गया और कुछ ही देर में उसके जो प्राण पखेरु थे वो उड़ गए। तो कहने का मतलब कि धनुष बाण से जंगली सुअर का शिकार हो गया, एक शिकार कर दिया, जंगली सुअर को धनुष बाण से मार दिया। इनके अन्य साथी जो आगे चले गए थे उन्होंने सुअर के घुरघुराने और इन लोगों के जब श्रीनिधि जी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो उन लोगों ने घायल व्यक्ति को एक रस्सियों की सहायता से एक पेड़ पर रख दिया और उसकी देखभाल के लिए शेखर भाई को वहीं छोड़कर बाकी लोग दौड़ते हुए इन लोगों के पास आ गए। उन्होंने देखा कि अरे अजीब सा मंजर है, सुअर मरा पड़ा हुआ है, जंगली सुअर। और मतलब पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब उन्हें बताया गया कि भैया ऐसा ऐसा ये अब कहानी ख़त्म हो गई जंगली सुअर की, तो अब ये उस घायल व्यक्ति की तरफ यानी कि शेखर जी की तरफ लौट गए। लेकिन श्रीनिधि जी को अब अपने सामान की चिंता हो रही थी, कैमरे, टॉर्च, बैनोकुलर्स, हेडलाइट, टिफ़िन कैरियर, गरम शॉल वगैरह वगैरह जो भी सारा सामान था इनका, वो एक उस वो जलाशय के पास जो है वो लावारिस सा पड़ा हुआ था। अगर उस सामान को कोई उठा ले गया तो सैकड़ों रुपए में पानी फिर जाएगा जो उसके ऊपर इन्होंने उनको खरीदने में खर्चा किया हुआ है। इसलिए जब इनके साथी उस पेड़ से घायल व्यक्ति को नीचे उतार रहे थे तो ये बहुत तेजी से जलाशय की तरफ दौड़ गए। जलाशय से ये इनसे थोड़ा ही दूर पर जलाशय रह गया था तो इनकी नज़र पड़ी कि वहाँ पे एक अपरिचित युवती इन लोगों के सामान के पास अकेली बैठी हुई है। अब इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, यार इस घने जंगल में, इस भयानक वीरा में, इसमें भीड़ में ये महिला यार मतलब ये कहाँ से आ गई, ये कैसे प्रकट हो गई? अरे यार ये कोई वन कन्या वगैरह तो नहीं है? एक वन्य कन्या का भी एक वो है ना, तो यार ये क्या है? मतलब श्रीनिधि जी
बड़े असमंजस में थे और उसी स्थिति में वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। अब ये उससे कुछ कहते, उससे पहले ही वो युवती खुद ही बोल पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, मतलब अपने लिए कि ये कौन है जिससे ना जान ना पहचान आकर हमारे सामान के ऊपर अधिकार जमा के बैठ गई है। अब सुनिए, इससे पहले आप कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। मैं जो ये आपका अपना सारा काम छोड़ छाड़ करके आपके ये सामान की देखभाल कर रही हूँ इतनी देर से, इसका तो मैं आपसे अपना खर्चा पानी लूँगी, पारिश्रमिक लूँगी। और इसके बाद फिर वो हंसने लगी, अपनी बात पे हंसने लगी। इधर श्रीनिधि जी आश्चर्य से नहीं उभर पा रहे थे। पहले तो वैसे ही थे कि यार ये कहाँ से, ये कौन क्या आ गई। और वो युवती बहुत सुंदर थी और उसे इस तरह निसंकोच बातें करते देख के इन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लेकिन फिर भी इन्होंने उसकी बातों का जो है एक हंसते हुए, उसकी जिस तरह से उसने हंसी मजाक में बात करी, इन्होंने भी जवाब दिया और कहा, अरे ऐसा कौन चाहेगा कि आप यहाँ से जाएं। जो भी है, हर कोई यही चाहेगा कि आप हमेशा इसी तरह हमारे सामने बैठी रहें। एक हंसी मजाक वाली जो बात होती है। लेकिन इनकी इस बात का उस युवती में कोई कुछ असर नहीं हुआ। वो बहुत सहज भाव से बोली, एकदम नॉर्मल उससे बोली कि ये है, यहीं पास ही मेरा घर है और मैं रोज़ इस झरने में पानी भरने आती हूँ। आज आई तो देखा कि आपका यहाँ पे ये सारा सामान असुरक्षित पड़ा हुआ है, तो मैं यहीं पर बैठ गई। अब आप आ गए हैं और अपना सामान संभाल लीजिए और देखिए, चेक कर लीजिए सब ठीक ठाक तो है ना। श्री निधि जी को उस युवती की ये जो अंतिम बात थी कि ये सामान चेक कर लीजिए, ये कुछ अच्छी नहीं लगी। तो वो बोले, देखिए मुझे लगता है कि शहर को छोड़ने के बाद भी आप अभी तक वहाँ की जो सभ्यता है उससे अपने आप को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाई हैं, उससे अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाई हैं। नहीं तो सामान को चेक कर लेने जैसी वाली बात आप कहती ही नहीं, कभी आपके मुंह से ऐसा निकलता ही नहीं। इस बात को सुनकर वो युवती हंस पड़ी और बोली, नहीं 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 नहीं, मैं आपकी ये बात तो नहीं मान सकती कि मैं शहर की सभ्यता से आज़ाद नहीं हो पाई हूँ या मुक्त नहीं हो पाई हूँ। अगर मैं मुक्त नहीं हुई होती तो मेरे पिताजी मेरा नाम मुक्ता क्यों रखते। अब मैंने एक बार आपको पहले दूसरे एपिसोड में बताया था कि मुक्ता नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये मुक्ता नाम आपको बार बार अब मिलने वाला है। मुक्ता नाम सुनकर श्रीनिधि जी एकदम से चौंक पड़े और उनके मुंह से निकला, मुक्ता? अरे पंडित हरीश शर्मा जी की बेटी। अब जब उस युवती ने ये बात को सुना तो अब वो बड़े आश्चर्य से भर गई और अवाक सी खड़ी होकर के श्रीनिधि जी को देखने लगी। वो कुछ प्रश्नवाचक नजरों से ऐसे देख रही थी जैसे पूछना चाह रही हो कि आप इतना सब हमारे बारे में कैसे जानते हैं। फिर थोड़ा सा रुक के वो बोली कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई अपरिचित नहीं है, कोई जानने वाले ही हैं। क्या आप अपना परिचय देंगे? उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना परिचय देने में कोई संकोच नहीं होगा। अब श्रीनिधि जी को कुछ ऐसा लगा कि जैसे इस महिला को कुछ कंफ्यूजन हो गया है और उसे ऐसा लग रहा है कि श्रीनिधि जी कोई उनके पारिवारिक सदस्य या कोई दूर के रिश्तेदार हैं जो कई सालों से इनसे नहीं मिले हैं, कई साल पहले इनसे बिछुड़ गए हों और वो अपने इस वहम को मिटाने के लिए इनसे इनका परिचय पूछ लिए तो पहचान जाएगी, अच्छा आप वो हैं। और जो ये पोजीशन है, ऐसी पोजीशन में इसको अपना परिचय देना ठीक रहेगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना परिचय दे और उसको निराशा हो जाए, क्योंकि वो तो ये मानकर चल रही है कि ये कोई परिचित व्यक्ति है और जब उसे ये पता चलेगा कि ये कोई परिचित नहीं बल्कि अपरिचित है तो वो कुछ निराश हो जाएगी। अब श्रीनिधि जी इसी दुविधा में पड़े हुए थे यार, उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, परिचय दे दिया जाए या क्या करूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब लेकिन वो जो युवती थी वो बड़ी परेशान सी होती जा रही थी। तो फिर बोली, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप न जाने मन ही मन में क्या सोच रहे हैं,
कृपया अपना नाम बताइए ना आप। तो श्री निधि जी ने कहा, देखिए मुझे अपना नाम बताने में कोई संकोच नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा नाम सुनकर आप निराश ना हो जाएं, क्योंकि वहम में पड़कर जिसे आप सोच रही हैं वो मैं नहीं हूँ। मेरा नाम श्री निधि है। ये बात सुनकर युवती का चेहरा एकदम राख की तरह सफ़ेद हो गया। उसके चेहरे में जो चमक आई थी वो एकदम से गायब हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रीनिधि जी को बड़े गौर से देखने लगी और फिर कुछ क्षण रुककर उसने पूछा कि भाई वो आपके बाकी साथी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? तो टॉपिक चेंज सा किया। तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया कि वो लोग भी आते ही होंगे, आप उनकी चिंता ना करें, वो आ जाएंगे अभी, ठीक है सब। तो युवती ने कहा ठीक है, लेकिन मैं तो अब यहाँ पे और देर तक नहीं रुक पाऊंगी, मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और हाँ अच्छा, जब भी आपके साथी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि मुक्ता ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया है। ये बोलकर वो अपने उसने वही जलाशय से अपने कलश को भरा और उसको उठा करके वहाँ से जाने लगी। कुछ दूर जाकर वो रुकी और फिर इनकी तरफ घूमी और बोली, देखिए भूलिएगा नहीं, आपके साथियों के आते ही उन्हें आश्रम में भेज दीजिएगा। और उसके बाद वो लौट गई और पेड़ों के पीछे से इनकी नज़रों से ओझल हो गई, चली गई अपने आश्रम को। इन्हें यार बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि इनके मित्रों को, जिन्हें उस युवती ने अपनी ज़िंदगी में पहले ना कभी देखा है, ना उनको जानती है, ना पहचानती है, उनको तो निमंत्रण दे दिया, आमंत्रण दे दिया, वो भी एक नहीं 2-2 बार उनके लिए बोल गई कि उनको भेज दीजिएगा। और इनसे जो इतनी देर तक उसकी बातचीत होती रही, इनकी इतनी उपेक्षा उसने कर दी। इनको आश्रम में आने का मतलब निमंत्रण नहीं दिया, इनको नहीं बोला कि आप भी आइएगा। इस बात से ये बड़े परेशान से रहे थे कि यार इससे ऐसा क्यों क्या होगा। कुछ ही देर में इनके दूसरे साथी उस घायल व्यक्ति को लेकर के आ गए। अब श्रीनिधि जी ने अपने साथ हुई उस युवती के साथ जो मुलाकात और जो बातचीत, जो सब कुछ हुआ, उसका पूरा ब्यौरा अपने मित्रों को दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि उस युवती ने उन सभी लोगों को अपने आश्रम में आने का जो है एक न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। इसलिए वो सभी लोग अब बिना देरी किए सीधे उसके आश्रम में पहुंच जाएं, नहीं तो उन लोगों का भी वही हाल होगा, वही मतलब उसके गुस्से का पात्र बनना पड़ेगा उन लोगों को भी, जैसे श्रीनिधि जी बने हैं। इनको नहीं बुलाया तो इनको लगा कि शायद वो गुस्से में मुझे नहीं बुला के गई, जो भी रहा होगा उस टाइम, जो सोच होगी। इस बात को सुनकर शेखर भाई ने श्रीनिधि जी से पूछा, और भाई तुम? तो इन्होंने जवाब दिया, अरे भाई मेरे पास तो भी बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो उस घोड़े की सवारी करके देखनी है, फिर पता लगाना है अपनी बैलगाड़ियों का। अब भगवान ही जाने उस हाथियों से भरी उस घाटी में उस बेचारी की क्या दुर्गति हो रही होगी। मतलब वो सकुशल होंगे, नहीं होंगे, हाथियों के चपेट में तो नहीं आ गए होंगे, अंडर अटैक तो नहीं होंगे। तो ये सब मेरे को जाके चेक करना है। तभी कुमार जी हंसते हुए बोले, अरे भाई बैलगाड़ी की छोड़ो, असल बात तो ये घोड़ा है। अब तो ये तुम्हारी आंखों में चढ़ गया है और जब तक तुम इसकी दुर्गति ना हो जाए तुम इसे कहाँ छोड़ोगे, तुम इसे नहीं छोड़ने वाले हो। तो लो भाई लो, आ जाओ, चढ़ जाओ इस पर, मैं उतर रहा हूँ। इतना बोलकर कुमार जी अपना घोड़े से उतर गए। अब क्या घोड़े ने श्रीनिधि जी को अपनी पीठ पर सवार होने दिया? क्या इनके मित्र इनको छोड़कर उस मुक्ता नाम की जो युवती थी उसके आश्रम में गए? क्या शंभू जी और वीर सिंह जी बैलगाड़ी के साथ सकुशल हाथी घाटी के जंगल में पहुंच पाए? क्या इस जंगली सुअर को मारने के बाद कोई और बड़ी घटना भी घटी? आदि 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 ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, है ना? तो दोस्तों इन सब बातों का जवाब जानने के लिए तो आपको
बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। जी, ये उत्तरांचल डायरीज़, जो भी महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं और कहानी के इस भाग को सुन रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस सत्य घटना का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, मतलब आप इसको पूरा समझना चाहते हैं, तो इस कहानी को पहले भाग से देखना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट पे चले जाइए और वहाँ से शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, हर एपिसोड के बाद आपकी दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ये बढ़ती ही जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी सत्य घटनाओं का जो संग्रह है, वो उत्तरांचल डायरीज़ में आपको मिल जाएगा। आप सब जंगल की हैं, उन सभी का आप आनंद उठाइए। और इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपने अंगूठे को हरकत में लाना पड़ेगा। बस ऐसे मोबाइल को पकड़ते हैं, अंगूठा फ्री रहता है ना, बस अंगूठे की सहायता से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उस पर आपको शायद एक उंगली लगानी पड़े। तो क्या सोच रहे हैं, कुछ मत सोचिए, बस जुड़ जाइए उत्तरांचल परिवार, उत्तरांचल डायरीज़ परिवार के साथ। ये आपका अपना परिवार है। दोस्तों, हमेशा से कहता आया हूँ कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका अपना है। इसे आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत 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 ज़रूरत है। तो दिल खोल कर अपना प्यार और आशीर्वाद लुटाइए, लुटा दीजिए यार, देखी जाएगी। दोस्तों, अगर हो सके तो थैंक्स वाले ऑप्शन का ज़रूर उपयोग करें यार, और अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ ना कुछ डोनेट करने की कृपा करें। 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया या उससे ज़्यादा, जो भी आपको सूट करे। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए शटर डाउन करने की। फिर शटर खोलता हूँ जल्दी ही, ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, ओके, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।